इंटरव्यू देते हैं तो वो कोई जिक्र नहीं करते इन सब चीजों का। वो आरटीआई की बात करते हैं, वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप पलटकर वापस गुजरात और 2002 के दंगों पर आ जाते हैं। ये चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? मैं चर्चा करना चाहता हूं आज के दिन में गुजरात सरकार ने डिक्लेयर किया है, आज के दिन में डिक्लेयर किया है कि जिसकी आमदनी रूरल एरिया में पर पर्सन 11 रुपये से ज्यादा होगा वो गरीब नहीं होगा, और शहर में 17 रुपये से ज्यादा जिसकी आमदनी है वो गरीब नहीं है। ये आज गुजरात में है। मैं कहता हूं कि जब भारत सरकार प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि 26 रुपये से ज्यादा वाले जो गरीब नहीं माना जाएगा, हमने तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन गुजरात सरकार ने तो स्वीकार किया है। 11 रुपये से ज्यादा वाले पैसा है। क्या उसकी डिबेट गुजरात सरकार तैयार है? मोदी जी उसके लिए डिबेट के लिए तैयार है? जाहिर की बात करता है। गुजरात में विकास की राजनीति ऐसी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहर की खेती की बात हुई, आपने उन्हें मुद्दा दिया तो वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है यहाँ पर रामेश्वर चौरसिया जी, और आप अपनी भी बात रखिएगा। जब बात होती है उत्तर प्रदेश की, आज गए वहां पर नरेंद्र मोदी, मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के उन्होंने निशाना साधा यूपी सरकार पर, अखिलेश यादव की सरकार पर। लेकिन सवाल यह है कि इन दंगों में जो विधायक हैं बीजेपी के, उन पर भी आरोप लगे हैं और उनको आगरा में आप लोगों के मंच से सम्मानित किया गया। नेहा जी, पहले भी मैं आपके डिस्कशन में बोला था और आज विद्रोही जी भी पूछ रहे हैं। विद्रोही जी, ये मामला पहले हम शुरू नहीं करते हैं। जब शुरू करते हैं तो मौनम स्वीकार लक्षणम, शुरू करने के बाद हमें जवाब देना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है। ये आपको याद होगा कि गुजरात में चुनाव चल रहा था, हमने विकास पर चुनाव लड़ा, मनमोहन सिंह जी ने जाकर के हिंदू मुस्लिम की बात कर दी। फिर वही अभी नेहा जी जो आप पूछ रही है, आपको मालूम है गुजरात, सुन लीजिए भैया, गुजरात के अब जो मुजफ्फरनगर जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। यूपी सरकार ने 16 को, अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुजफ्फरनगर ही तो पूछ रही है, सुनेंगे तो बोलूं। 16 लोग नामजद है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री है, बसपा के सांसद है, सपा के विधायक हैं। जानबूझ के भाजपा को बदनाम करने के लिए उसके लोगों का नाम दिया। लेकिन अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया ना चौरसिया जी, कहां बरी किया है? एनएसए को लेकर, सिर्फ एनएसए को लेकर सहमति नहीं है कोर्ट की तरफ से, बाकी आरोपों से बरी नहीं हुए हैं अभी। ठीक है, तो पूरी बात, हाँ पूरी बात सुन लीजिए। बरी नहीं हुए तो उन लोगों को क्यों नहीं अब गिरफ्तार किया गया? ये तो जानबूझ करके राजनीति करते हैं। दूसरी चीज, मोहन जी बोल रहे हैं कि जब सोनिया जी बोलती हैं तो वो सत्ता का जहर बोलती हैं, लेकिन जब जवाब में नरेंद्र भाई दे दिए तो उनका कम्युनलिज्म की तरफ इशारा है। मोहन जी, आप कौन सा विश्लेषण करते हैं? आप तो विश्लेषक अच्छे हैं, लेकिन आप कैसे इसका विश्लेषण कर दिया? हम तो सांप्रदायिकता शुरू नहीं करते। ठीक है, आप शुरू नहीं करते, लेकिन आप जवाब देते हैं, और आप जब जवाब देते हैं तो फिर उसके बाद विकास के मुद्दे पीछे चले जाते हैं और सांप्रदायिकता का मुद्दा आगे हो जाता है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। चर्चा जारी है हमारी, जहर की खेती कौन कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। अर्जुन मोरवाड़िया साहब का कहना है कि सत्ता को जहर या लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करना सत्ता में बैठे लोगों के हाथ में होता है। मोदी पर सत्ता का नशा है। रामेश्वर चौरसिया जी का मानना है कि हम कभी जहर की बात नहीं करते हैं, कोई और हम पर आरोप लगाए तो जवाब देना पड़ता है। फैजल वारसी साहब कहते हैं कि मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने के बाद से दंगे हो रहे हैं, मोदी जहां जाते हैं दंगे करवाते हैं, हम विकास करते हैं। प्रेम शुक्ला जी मानते हैं कि जहर बोने का काम कांग्रेस कर रही है। कश्मीर से लेकर पंजाब और असम में जहर की खेती किसने की? अरविंद मोहन जी, मैं चाहूंगी बहुत संक्षेप में जो चौरसिया जी ने कहा उसका जवाब आप दें। देखिए, सत्ता के जहर और सांप्रदायिकता के जहर का फर्क अगर नहीं कर पा रहे हैं हमारे मित्र, तो ये उनका दोष है, ये मेरा दोष नहीं है। लेकिन पार्टी अगर सत्ता के जहर वाली बात को भूल के सांप्रदायिकता के जहर की बात लपक ले और उसी को चलाती रहे तो सारा सुशासन, सारा गवर्नेंस, सारा विकास, सब चीज पीछे रह जाता है। जो महंगाई, भ्रष्टाचार मुद्दा बना था वो सब खत्म हो रहा है, और यही असल में बीजेपी को सूट करता है। पूरे आर्थिक पॉलिसी के नाम पे वो रामदेव कह रहे हैं कि कैसे काला धन आएगा और टैक्स माफ कर देगा। यही बात सिर्फ चलाते रही है पार्टी, और यही मोदी भी चलाते रहे हैं। कोई अल्टरनेट मॉडल देंगे आर्थिक मामलों में और बाकी मामलों में, इसका कहीं आता कहीं चर्चा मैं ले जाती हूँ ये अरुण कुमार श्रीवास्तव जी के पास। आप सहमत होंगे, आप क्या कहेंगे? अरविंद मोहन जी ने जो कहा है कि अगर सांप्रदायिकता की बात सामने आ रही है तो जवाब देने के बहाने ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये सूट करता है। हाँ, मैं उससे सहमत हूँ।
और ये सबसे आसान लगता है, इसलिए कि जब विकास की बात होगी तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे, बहुत सारे काम आएंगे, बहुत सारे मुख्यमंत्री और सामने आ जाएंगे, इसलिए ये आसान लगता है। कांग्रेस के लिए भी आसान है और भाजपा के लिए भी आसान है। मैं समझता हूं कि अगर मोदी उम्मीदवार नहीं होते तो कांग्रेस के लिए तो बहुत मुश्किल था। ये मोदी का उम्मीदवार होना कांग्रेस के लिए आसान हो गया रास्ता। रामेश्वर चौरसिया जी, ये आपकी पार्टी को भी सूट करता है? ये अगर सांप्रदायिकता की बात होती है तो इसका फायदा आपको भी होगा। देखिए क्या है ये सब, देख लीजिए, फिर मैं कहता हूं कि हमने कभी सांप्रदायिकता की बात शुरू नहीं की, और जेडीयू जो भाषा बोलेगी, जो एसपी बोलेगी, जो मायावती जी की बातें बोलेगी, वही कांग्रेस बोलेगी। देखिए अभी नीतीश कुमार जी का बयान आया है कि आप समर्थन वापस कर लो, उनके समर्थन से सरकार चला रहे हैं, केंद्र में इनकी चल रही है, और हमारे सपा के भाई बैठे हुए कह रहे बड़ा विकास हो रहा है। भैया मोदी जी के नाम की घोषणा करने के पहले आपके मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वो बयान दिया है कि 135 दंगे हुए हैं। अब मोदी जी के चले गए, आपको संभाल नहीं हो रहा है तो मोदी जी हमारे यहाँ तो दूध का भी उत्पादन आपके गुजरात से ज्यादा है। यूपी में आप तो उसमें बिगड़े हुए होते, हमारे पास मेट्रो है और अन्य क्या चीजें, आपने क्या किया? यहाँ की सड़कें देख लीजिए, हम तो विकास की बात करते हैं। सांप्रदायिक दंगों के अलावा आप लोगों का तो कोई काम ही नहीं है। बोलिए, इंसान से इंसान को लड़ाने का काम करते हैं आप लोग। मोहब्बत सिखाइए लोगों को और अच्छे काम करने का काम कीजिए। सांप्रदायिक और प्रधानमंत्री का सपना भी भूल जाइएगा। आप उत्तर प्रदेश में आइएगा, देखिएगा क्या हाल होने वाला है वाले समय में आपका। हमारे प्रदेश में अच्छा, प्रेम शुक्ला जी भी कुछ कहना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी अखिलेश यादव विकास के लिए मैंने कुछ और भी कहते हैं सामने लाने का। प्रेम शुक्ला जी, मेरे पास वक्त कम है, चौरसिया जी सुन लेते हैं। आप भी किस सहयोगी पार्टी से कुछ कहना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी। शुक्ला जी संक्षेप में। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी इतनी ही जो है सांप्रदायिक नहीं सेकुलर है तो मोहम्मद आजम खान को पार्टी जरा कैबिनेट से बाहर बैठा दे। उनके ऊपर भी आरोप है सांप्रदायिक दंगे जो मुजफ्फरनगर के हुए, उसके मुख्य षड्यंत्रकारी वो है। हाँ साहब, तो कोई आरोप अभी साबित नहीं हुआ है जनाब। कौन सा आरोप है बताइए? हाँ साहब ने ऐसा कोई ना काम नहीं किया। बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। उन्होंने ना कभी किसी को लड़ाने का काम नहीं किया, हमेशा अच्छे काम किया। बहुत बड़े नेता है हमारे पार्टी में। वक्त नहीं है हमारे पास। मोरवाड़िया साहब, संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे? जहर की खेती वाला बयान आपकी पार्टी की तरफ से ही आया है। खेती भी आप लोग करते हो, उसकी फसलें भी आप होते हो, काटते भी आप, लोगों तक आप पहुंचाने का काम करते हो, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। हेलो जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई बीजेपी का जन्म ही नफरत की राजनीति में से हुआ। कभी जिंदगी में कभी नहीं कर सकती। वो विकास की बात जरूर करेगी, लेकिन ये फिर वही बात हो रही है विजय, बहुत संक्षेप में फायदा किससे होता हुआ दिख रहा है? अगर इससे वाकई में फायदा होना तभी उसकी राजनीति चलेगी। अगर वो नहीं करेगी सब कर रहे हैं, लेकिन नीलकंठ बनने के लिए कोई तैयार नहीं। वही जहर फैला। अगर हम यूपी की बात करें, उसके आधार पार्टी के राज में 100 से ज्यादा दंगे होते हैं, किसी कलेक्टर एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और दुर्गा नागपाल वाला केस होता है। अगर इसी यूपी की बात करें तो क्यों मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद ये क्यों कहा जाता है कि एक पार्टी विशेष को एक तरफा लाभ होगा, और चुनावी सर्वे आता तो पता लगता उस पार्टी विशेष को लाभ हो रहा है। तो ये सब एक बड़े सवाल है जिनके जवाब जनता चाहती है। और सवाल ये भी कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की राजनीति, ये विकास के मुद्दों को पीछे करने की कोशिश नहीं है तो और क्या। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।